बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 5 है और चैप्टर नंबर 3 हमने जारी किया हुआ है। तो न्यूटन्स के लॉज चल रहे हैं। तो आज इस सिलसिले में हमारा न्यूटन का 3rd लॉ हम डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर जो है वो बहुत छोटा सा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा न्यूटन के बारे में भी बतला दिया जाए कि न्यूटन कौन साइंसदान था। बेटा, बात याद रख लें कि न्यूटन जो है इसको बाबाए फ़िज़िक्स भी बोलते हैं। और ये जो इस तरह के साइंसदान होते हैं जैसे आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जो हिस्ट्री चेंज कर देते हैं साइंस की, तो ये रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। और ये लोग अपने काम के साथ इतने डिवोटेड होते हैं, इतने गर्क होते हैं, अपने काम में इतने मुनहमिक होते हैं, इतने मशगूल होते हैं कि इनको दुनिया जहां का होश नहीं होता कि दुनिया जहां में क्या हो रहा है। मशहूर वाक़या आपने पढ़ा हुआ है कि भाई एक तरफ ये इतना अजीम साइंसदान है कि सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और ऊपर सेब इसके सर पे आके लगता है, तो ये आइडिया ऑफ ग्रेविटी इसके दिमाग में आ जाता है। जहानत की ये इंतहा है, ठीक है। और ये जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो मैं इस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। तो मकसद कहने का ये है कि एक जहानत की ये इंतहा है कि सेब सर में आकर लगता है तो उससे आइडिया ऑफ ग्रेविटी जहन में आ जाता है। और ये जहानत की इंतहा है कि न्यूटन 1st लॉ, न्यूटन 2nd लॉ और आज हम 3rd लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो सेब लगने पर भी इसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपने मशहूर वाक़या सुना हुआ है कि न्यूटन साहब को किसी ने कहा कि ये अंडा है, ये घड़ी है, 5 मिनट तक अंडे को उबालना है और घड़ी पे टाइम देखना है। तो न्यूटन साहब ने क्या किया था कि भाई घड़ी जो है वो पानी में डाल दी उबलने के लिए और अंडा हाथ में लेके बैठे हुए हैं, टाइम देख रहे हैं। फिर बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो घड़ी पे टाइम देखना था और अंडे को पानी में डालना था। तो अंडा जो है वो तो मेरे हाथ में है और घड़ी मैंने पानी में डाल दी है। तो यहाँ से बाज़ बच्चे जो है ये क्वेश्चन भी करते हैं जब हमारे पास क्लास वगैरह होती है या जो भी है। और आज भी, अब आजकल भी आप नेट पर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुमकिन है किसी बच्चे के जहन में ये बात आ जाए कि सर इतना बड़ा अजीम साइंसदान इस तरह की ये बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है बेटा कि वो लोग अपने काम में इतने मशगूल होते हैं कि उनको इन दूसरी चीज़ों का एहसास तक नहीं होता, ठीक है। न्यूटन के बारे में ही आता है कि ये जिन दिनों में ये लॉज पेश कर रहा था तो इसने अपने एक दोस्त को दावत दी कि यार तुमने शाम का खाना मेरे पास खाना है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब, और इसने अपने जो खानसामा था और जो नौकर था उसको भी कह दिया कि भाई मेरा फ़लाँ दोस्त आएगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तो उसका खाना भी वहाँ पे रख देना है मेरे टेबल पे और जब वो आए तो उसको भेज देना है। तो अब अपना खाना पहले आ गया, उसका दोस्त बाद में आया और वैसे ही जैसे उन्होंने उसको नहीं रोका दोस्त को, दोस्त आ गया। दोस्त ने आकर कमरे में, न्यूटन साहब अपने काम में मसरूफ़ हैं, तो वो दोस्त आए और उसने जो भी टाइम होगा, फ़र्ज़ करें शाम का टाइम था, तो उसने कहा गुड नाइट। तो लेकिन न्यूटन को कोई पता नहीं है कि कोई बंदा आया हुआ है। वो अपनी पढ़ाई में इतना मशगूल था कि उसको बंदे के आने का, उसके बोलने का कोई एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद वो बंदा ठहरा रहा। कुछ देर के बाद वो खुद ही कुर्सी रखी हुई थी, बैठ गया और वो खाना खाने लग गया। और वो खाना खाने के बाद चुप करके चला गया। और न्यूटन अगले दिन, 2-3 दिन के बाद जब मुलाकात हुई
तो न्यूटन ने उसे शिकायत भरे अंदाज में कहा, यार तुम्हें मैंने दावत दी थी, तू आया ही नहीं। उसने कहा, जनाब मैं तो आपके पास आया था, निशानी ये है कि जो आपका खाना रखा हुआ था आपका भी था मेरा भी था, तो वो मैं दोनों ही खा गया। मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। तो न्यूटन साहब पता है भले क्या कहता है, न्यूटन साहब कहते हैं, अच्छा मैं भी कहूँ कि मुझे उस रात जब मैं काम से फ्री हुआ तो मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन बर्तन खाली पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि मैंने रोटी खा ली है। तो ये होते हैं साइंसदान, आपकी तरह नहीं होते, हमारी तरह नहीं होते कि हम लोग जो है या आप लोग जो है आजकल के स्टूडेंट या हम जैसे भी हैं, बहरहाल सारे एक जैसे ही हैं। तो ये बैठे हम पढ़ रहे हैं और ख़्याल हमारा जो है ना फेसबुक की तरफ है, और ख़्याल हमारा व्हाट्सएप की तरफ है, और ख़्याल हमारा जो है वो फिल्मों ड्रामों की तरफ है, ख़्याल हमारा गली मोहल्ले में घूम फिर रहा है। तो इससे फिर तैयारी नहीं होती है, इससे बंदा अपना नाम नहीं कमाता है। नाम वही कमाता है जो मर मिट जाता है। तो साफ ज़ाहिर है आपने कभी दाने को देखा होगा, एक गंदम का जो दाना है, क्या ख्याल है कि जब हम गंदम के दाने को मट्टी में बो देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो गंदम का दाना अपनी हैसियत, अपना वजूद मट्टी में जाके बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। अपने आप को जब वो ख़त्म कर देता है ना दाना, फिर एक नया पौधा वहाँ से निकलता है, और वहाँ उस एक दाने से फिर 7 जो है वो सिट्टे निकलते हैं, और फिर हर सिट्टे के अंदर 70-100 के लगभग दाने होते हैं। तो अगर 100 दाने एक सिट्टे में हों और 7 सिट्टे हों तो एक दाने से 700 दाने पैदा होते हैं, या 500 दाने पैदा होते हैं, या 600 दाने पैदा होते हैं। तो एक दाने ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने आप को मिटा दिया, फिर उसके ऊपर फल फूल लगते हैं। तो आप लोग भी अपनी कुर्बानी दें, अपने आप को पढ़ाई के लिए वक्फ करें, अपने आप को फना कर दें, तो फिर एक नया जो है वो आप में से जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो मसलन अगर मैं 2-4 नाम ले लूँ, अदीना बच्ची बैठी हुई है, या दूसरे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मरियम ख़ान है, तो इस तरह की जो बच्चियाँ हैं, तो वो जो है एक नई मरियम ख़ान पैदा होगी, एक नई अदीना पैदा होगी, हैं। तो वो फिर जो है उनको फल फूल लगेंगे और नाम होगा दुनिया के अंदर। तो भी इसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो ये बहरहाल आज का लेक्चर हो गया, क्योंकि हमने जो है आज बहुत ही कम पढ़ना था, तो इस वजह से मैंने ये बातें कर दी। तो बेटा जी बात ये है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूटन ने ये बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है कि जब भी कहीं पर एक्शन होगा तो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा उसके बराबर मगर अपोजिट रिएक्शन भी ज़रूर होगा। ये न्यूटन ने ये बात आज से सदियों पहले बता दी थी कि जब भी आप एक्शन करेंगे तो उस एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा जो कि उसके बराबर होगा मगर अपोजिट होगा। ये लॉज ऑफ नेचर हैं, ये नेचर के कवानीन हैं, कवानीन फितरत के, फितरत के कवानीन के अंदर यही कुछ है कि जो एक्शन होगा उसका हमेशा रिएक्शन होगा, और वो इक्वल होगा और वो अपोजिट होगा। इसमें जो ये डिफ़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्शन को एक्शन फोर्स भी बोलते हैं और रिएक्शन को रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। तो भाई बात ये है कि एक्शन फोर्स क्या है, इसमें एक्शन ये मौजूद है, रिएक्शन मौजूद है। तो ये एक्शन और रिएक्शन क्या चीज़ है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। तो एक्शन को ही एक्शन फोर्स बोलते हैं और रिएक्शन को रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। देखें बेटा, बात ये है कि मैं अगर यूँ करूँ, देखें ये हमारे पास जो है ये दीवार है, वाइट बोर्ड है, तो ये मैं अपना हाथ यहाँ मारता हूँ, यहाँ मारता हूँ, तो ये मेरा हाथ जो है ना, दैट इज़ द बॉडी ए, बॉडी ए।
और ये जो दीवार है, वाइट बोर्ड है, पीछे दीवार है, तो ये बॉडी बी है, बी, ठीक है। अब होता ये है कि जब मैं ये आहिस्ता अपना इसको थप्पड़ मारता हूँ तो ये मेरा थप्पड़ मारना फोर्स है। तो ये गौर करें, ऐसे जब मैंने ऐसे फोर्स मारी तो ये मैंने जो फोर्स लगाई है इसके ऊपर, तो ये बॉडी ए है, तो बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की है, तो वो जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन या एक्शन फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड, एक्सर्ट का मतलब लगाना, लगाई हुई फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड, लगाई हुई फोर्स बाई बॉडी ए से मुराद ये हाथ है, ऑन बॉडी बी से मुराद ये वॉल है, दीवार है, इज़ द एक्शन फोर्स। तो इस हाथ ने जो फोर्स लगाई तो वो एक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन बॉडी ए। तो साफ ज़ाहिर है जब मैं इस पर फोर्स मारूंगा तो बदले में भी मेरे हाथ पर ये दीवार फोर्स लगाएगी, तो वो जो फोर्स होगी दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो उम्मीद है एक्शन और रिएक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब अगली बातें, नेसेसरी कंडीशंस और लिमिटेशंस ऑफ थर्ड लॉ। कि ये थर्ड लॉ के लिए बेटा तीन बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जहाँ पर ये तीन शर्तें पैदा होंगी, लिमिटेशंस का मतलब शराइत, तो थर्ड लॉ की शराइत, नेसेसरी कंडीशंस, शराइत। नंबर 1, एक्शन इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई अ रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? कि थर्ड लॉ के अंदर ज़रूरी है कि जब कहीं एक्शन होगा तो उसके साथ हमेशा हमेशा ज़रूर रिएक्शन भी होगा, अकम्पनीड, साथ, ठीक है, ऑलवेज अकम्पनीड। यूँ नहीं हो सकता कि कहीं पर एक्शन तो हो मगर रिएक्शन ना हो, ऐसा नामुमकिन है। तो ये थर्ड लॉ की पहली शर्त है कि एक्शन इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई रिएक्शन, कि जहाँ एक्शन होगा उसके साथ, अकम्पनीड उसके साथ साथ रिएक्शन भी ज़रूर होगा। दूसरी शर्त, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। कि एक्शन और रिएक्शन के अंदर ये लाजमी है कि वो मस्ट बी इक्वल, बराबर होंगे, ठीक है, और होंगे वो अपोजिट। तो ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त इसकी बहुत सिंपल है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ये बहुत अहम शर्त है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर नहीं होते बेटा। यूँ नहीं हो सकता कि एक्शन भी दीवार पर हो और रिएक्शन भी दीवार पर हो, ऐसा नामुमकिन है। देखें, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो एक्शन मेरे हाथ ने किया, हुआ किस पे? दीवार पे। एक्शन करने वाला मेरा हाथ है मगर एक्शन हो किस पे रहा है? दीवार पे रहा है। तो रिएक्शन दीवार कर रही है लेकिन रिएक्शन होगा किस पे? मेरे हाथ पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। कि जो एक्शन है वो इस पे एक्ट होगा, रिएक्शन जो है वो इस पे एक्ट होगा। तो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई। अब इसमें ये इक्वल एंड अपोजिट की जो समझ आ गई कि मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है तो बदले में मुझे वापस मिलेगी। लेकिन इक्वल वाली बात अगरचे आपको क्लियर है लेकिन मैं फिर भी समझा देना चाहता हूँ। देखें भाई, अगर मैं इस हाथ से फ़र्ज़ करें ये लगाता हूँ 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 5 न्यूटन, तो बदले में मुझे भी 5 न्यूटन लगेगी फोर्स। तो मैंने अगर फोर्स कम लगाई है तो बदले में मेरे हाथ पर भी फोर्स
कम लगी है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत तेज़ी से मार दूँ, है 100 न्यूटन से मार दूँ, फ़र्ज़ कर लें, तो बदले में मेरे हाथ पर भी 100 न्यूटन का रिएक्शन होगा, तो फिर मेरी चीखें निकल जाएंगी। तो वजह यह है कि चीखें तो उसकी भी निकली हैं, लेकिन वो हम सुन नहीं सकते, या वो बेजान है, वो चीखती नहीं है दीवार। तो मकसद कहने का ये है कि वो जो हमें दर्द का एहसास है, साहब से अगर उसके भी जान होती और वो भी बोल सकती, तो वो भी बतलाती ना कि भाई मेरे ऊपर भी आपने जुल्म किया, तो मैं भी रिएक्शन कर रही हूँ। तो बहरहाल ये कुछ मजाक की बातें हैं और कुछ सीरियस बात हो गई कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट। तो उम्मीद है आपको ये इसके कंडीशंस की समझ भी आ गई और एक्शन रिएक्शन की समझ भी आ गई। और उसके बाद है अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ, पहली एग्जांपल है बुक लाइंग ऑन टेबल, कि जब किसी टेबल के ऊपर बुक रखी हुई हो, आपने देखा है स्कूल में, घर में टेबल के ऊपर आप बुक रख दें, तो जब आप बुक रख देंगे, फ़र्ज़ कर लें कि ये मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा हाथ जो है ये सरफेस ऑफ टेबल है, ये टेबल है और ये बुक रखी हुई है। तो अब आप लोग देखें तो इस बुक को ज़मीन नीचे खींच रही है विद सम फोर्स, और कल हमने पढ़ा था कि वही जो फोर्स है इट इज़ कॉल्ड वेट ऑफ द बुक। तो इस बुक का जो वेट है, यानी ज़मीन इसको जो नीचे खींच रही है, तो वो जो वेट है दैट इज़ द एक्शन फोर्स, वो एक्शन है। और एक्शन की डायरेक्शन कहाँ है? डाउनवर्ड है, नीचे है, और वो नीचे की तरफ ज़मीन खींच रही है, पर दरमियान में ये टेबल है, टेबल सरफेस है, तो टेबल सरफेस जो है उसको रोक रही है। तो इसका मतलब है एक्शन किस पे हो रहा है? सरफेस ऑफ टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बदले में क्या होगा? रिएक्शन करेगी टेबल, तो ये जो है रिएक्शन के तौर पे ये जो टेबल है वो बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करेगी। तो ये एक्शन और रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखें, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन टेबल, द वेट ऑफ बुक एक्ट्स on the table in the downward direction, this is action force. Table also exerts a force on the book in the upward direction. तो टेबल अपवर्ड लगा रही है और जो बुक है वो डाउनवर्ड लगा रही है, दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह ये आपकी एग्जांपल हो गई एक्शन और रिएक्शन वाली। उसके बाद है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। भाई जब हम ज़मीन पर चलते हैं या फिर भागते हैं, तो व्हेन वी वॉक और रन ऑन द ग्राउंड वी पुश द अर्थ बैकवर्ड विद आवर फीट। हम अपने पाँव से ज़मीन को बैकवर्ड, पीछे की तरफ पुश करते हैं। और हम पढ़ चुके हैं कल परसों के लेक्चर में कि पुश या पुल फोर्स होती है। तो वी पुश द अर्थ बैकवर्ड विद आवर फीट। हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब ये हमारा एक्शन है। तो दिस इज़ एक्शन फोर्स। द अर्थ आल्सो पुशेस अस फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बदले में ज़मीन हमें आगे पुश करती है, दिस इज़ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल दी हैं। इसके अलावा 2-3 एग्जांपल आप वैसे सुन सकते हैं, बुक्स में मिल जाती हैं, कहीं से भी आप किसी भी अपना जो है वो बुक के अंदर भी मौजूद हैं। और अगर कोई की बुक आप लोगों के पास है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने गुलाबी इंग्लिश में ये 2 चीज़ें बनाकर लिख दी हैं ताकि बच्चे आसानी से याद कर लें। तो बाकी जो अगर कोई बच्चे मुश्किल चीज़ें या एग्जांपल याद करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो और मिसाल आपको दे दूं कि फ्लाइंग बर्ड्स, जो परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो याद रख लें वो परिंदा क्या करता है, हवा में उड़ते हुए अपने परों से हवा को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और रिएक्शन के तौर पे हवा उसको आगे की तरफ पुश करती है, बिल्कुल जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं
तो ज़मीन को पीछे पुश करते हैं और ज़मीन हमें आगे पुश करती है। तो परिंदे अपने परों की मदद से हवा को पीछे पुश करते हैं और हवा उनको आगे पुश करती है। एक बात, और परिंदे ना एट ए टाइम दो काम कर रहे होते हैं। जब एक परिंदा ज़मीन पे बैठा होता है ना, फिर वो उड़ता है तो वो दो काम करता है। एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है, तो ये फिर यूँ होता है कि वो अपने परों की मदद से एक तो नीचे की तरफ और एक बैकवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपने परों को इस तरह से यानी मूव करता है कि कुछ उसका एक्शन नीचे भी जाता है, तो जो नीचे जाएगा उसकी वजह से वो ऊपर उठता है, और जो बैकवर्ड जाता है उसकी वजह से वो फॉरवर्ड जाता है। बहरहाल इसके अलावा जब हम जो बंदा तैर रहा होता है तो वो भी यही काम करता है। तैरने वाला अपने बाजुओं की मदद से पानी को पीछे धक्का देता है, तो पानी उसको आगे धक्का देता है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। इसके अलावा आपकी बुक में गुब्बारे की मिसाल दी हुई है कि गुब्बारा आप लें, उस गुब्बारे के अंदर जो है आप हवा भरें, उसके मुंह को उंगली से पकड़ लें। गुब्बारा अगर लंबाई के रुख में हो, गोल गोल ना, वैसे गोल गोल भी ठीक है, लेकिन लंबाई के रुख वाला कुछ ज़्यादा वाज़े होगा। लंबे जो गुब्बारे होते हैं उनमें हवा भरकर उसके मुंह को बंद करें अपनी उंगली से और गुब्बारा यूँ सीधा रखें और उसको छोड़ दें। जब आप छोड़ेंगे तो गुब्बारा वहीं से नीचे नहीं गिरता, बल्कि छोड़ने पर गुब्बारा ऊपर जाता है। वजह कि जो गैस होती है वो डाउनवर्ड जाती है, तो उसके रिएक्शन के तौर पर जो नीचे वाली हवा है, तो ये वाली हवा इस हवा को पुश करती है नीचे, और ये वाली हवा ऊपर पुश करती है। तो एज ए रिज़ल्ट ये गुब्बारा ऊपर जाता है, और इसी प्रिंसिपल के ऊपर रॉकेट बनाया गया है। ये बात याद रख लें, जो साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाया है, तो रॉकेट का जो प्रिंसिपल है वो भी यही थर्ड लॉ है कि रॉकेट के अंदर क्या होती हैं, गैसें होती हैं। उन गैसों को वो जलाते हैं, तो जब वो गैसें बर्न होती हैं तो उनसे बड़े पैमाने पर जो है वो अपना हीट, और अंदर वैसे ऑयल होता है, फ्यूल होता है रॉकेट के अंदर, उस फ्यूल को जलाते हैं। जब वो फ्यूल जलता है ना, तो उससे फिर गैसें पैदा होती हैं, और वो गैसें बड़ी तेज़ी के साथ जब नीचे की तरफ उनको छोड़ते हैं, तो वो रिएक्शन के तौर पे जो रॉकेट है वो ऊपर जा रहा होता है। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन की बहुत बड़ी मिसाल है। आपकी बुक में ये 3 एग्जांपल दी हुई थी, एक ये बुक वाली, एक बैलून वाली और एक रॉकेट वाली। तो मैंने फिर आपको और भी ये लिखवा दी है, और दूसरी जो परिंदों उड़ने वाली है, और तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो बहरहाल ये कोई अच्छा, इसमें एक और क्विक क्विज़ है, छोटा सा, 64 पेज के ऊपर है। तो क्वेश्चन मैं खुद पढ़ लेता हूँ, तो उसके आंसर जो हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं। ये असल में ज़रूरत नहीं थी, बस टाइम पूरा करने के चक्कर में हम जो है ये कर रहे हैं। क्विक क्विज 64 पेज है। स्ट्रेच आउट योर palm एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। अपने हाथ को यूँ खोल लें, ऊपर बुक रख दें। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। इस बुक को गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगाएंगे? तो भाई जितना इसका वेट होगा उतनी हम फोर्स लगाएंगे। तो द फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बुक। उसके बाद दूसरा इसका है, विच इज़ एक्शन। इसमें एक्शन क्या चीज़ है? द वेट ऑफ द बुक इज़ एक्शन फोर्स, या सिंपल एक्शन। तो इज़ देयर एनी रिएक्शन, क्या इसमें कोई रिएक्शन भी है? इफ़ यस, तो देन व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। तो अपना उसका आंसर बहुत है, यस देयर इज़ रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज़ अपवर्ड। साफ ज़ाहिर है, देखें ना, ये जो बुक है इसका वेट डाउनवर्ड है, तो मेरा हाथ इसको उठाए हुए है, तो वो रिएक्शन अपवर्ड होगा। तो ये बात की जा रही है। तो बेटा इंशाल्लाह न्यू लेक्चर जो होगा हमारा बहुत ही अहम और थोड़ा सा मुश्किल भी है, ये टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। तो ये लेक्चर जो है ये आने वाले दो लेक्चर कम अज़ कम बहुत अहम है, तो तवज्जो से समझेंगे, छुट्टी भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात भी तमाम बच्चे सुन लें कि पिछले 2 चैप्टरों के अंदर तो हम यूँ करते रहे हैं कि भी जब चैप्टर ख़त्म होता था तो उसका हम टेस्ट लिया करते थे। तो अब मैंने ये देखा है
कि पहले चैप्टर के 20 लेक्चर थे, दूसरे चैप्टर के 22 लेक्चर हुए हैं, तो 20 लेक्चरों को इकट्ठे तैयार करना या 22 लेक्चर को इकट्ठे तैयार करना बच्चों के लिए अच्छा खासा टफ़ जॉब बन जाती है। तो मैंने ये सोचा कल कि भाई क्यों ना आइंदा हम जो है हर 10 लेक्चर के बाद टेस्ट ले लिया करें। तो 10 लेक्चर में जितना कुछ हम पढ़ लेंगे उन्हीं 10 लेक्चर के पढ़ी हुई चीज़ों का हम टेस्ट ले लिया करेंगे। तो इस तरह जो अगले 10 होंगे फिर उनका टेस्ट होगा। यानी अगर एक चैप्टर के 20 लेक्चर बनते हैं तो जिन 10 का हो जाएगा फिर उनका टेस्ट नहीं होगा, फिर अगले 10 का होगा। तो इस तरह जो है ना, आज हमारा 5वां लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दें साथ साथ ही। तो ये मत सोचें कि अभी चैप्टर जब ख़त्म होगा तो फिर टेस्ट सर लेंगे, तो इस मर्तबा ऐसी बात नहीं होगी। जैसे ही 10वां लेक्चर ख़त्म होगा तो 11वां या 12वां लेक्चर अभी हमारा चल रहा होगा। तो इस दौरान हम जो है वो किसी वेडनेसडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन जो है टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट कर लिया करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये तजवीज़ अच्छी लगी होगी, तो इस पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।